हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज हम क्लास 11th का चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे नीट के पर्सपेक्टिव से भी एज वेल एज बोर्ड के पर्सपेक्टिव से भी। इससे क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे खासे हमारे आ चुके हैं। पूरा एनसीईआरटी करेंगे हम धीरे धीरे समझ के, ताकि आपको कोई भी डाउट रहे ना। चलिए बिना समय व्यर्थ किए हम इस सुंदर से सेशन को चालू करते हैं। क्योंकि ये सुंदर इसलिए बोलो क्योंकि आगे चल के आप भी ये बोलोगे सुंदर ही है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ से कुछ पूछ लिया जाता है, पहले ही कर रखा था थोड़ा बहुत। हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जीएन रामाचंद्रन। ठीक है, ये हमारे हिंदुस्तान की थे, साउथ साइड के नाम से लग रहा है। ठीक है, इन्होंने एक स्ट्रक्चर दिया था जिसका नाम था ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजन। अब अंडरलाइन में देख सकते हैं ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजन, जो कि पब्लिश हुआ था 1954 में। ठीक है, ये इंस्पायर हुए थे लिनस पॉलिंग से, उनके मॉडल अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट से। उन्होंने लिनस पॉलिंग ने स्ट्रक्चर दिया था अल्फा हेलिक्स, उनसे इंस्पायर होकर जीएन रामाचंद्रन जी ने ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजन का दिया था, जो कि पब्लिश हुआ था नेचर इन 1954 में। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अल्फा हेलिक्स का मॉडल और बीटा शीट का स्ट्रक्चर किसने दिया था। तो आप जान सकते हैं लिनस पॉलिंग ने दिया था, और ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजन किसने दिया था, जीएन रामाचंद्रन जी ने दिया था। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ये जो स्टार्टिंग के सेशन है, ये थोड़ा सा जो है ये खाली आपके लिए बेस है, और तक खास से कुछ आएगा नहीं। जो स्टार्टिंग की लाइन दिख रही है आपको, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, मैं आपको ऐसे ही बोल देता हूँ। इसमें ये लिखा गया कि हम जो भी आसपास ये देखते हैं, यार वो लिविंग होती है तो नॉन लिविंग होती है। ऐसी क्या चीज़ें जो इन लोगों आपस में डिफरेंस बनाती है, डिफरेंट क्रिएट करती है इन दोनों चीज़ों में। तो इसका आंसर यही है, जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है सेल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब सेल जो है वो इनको डिफरेंट करती है, एक लिविंग को एक नॉन लिविंग को। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिज्म हम देखेंगे, जीवित चीज़ें, वो सबकी सब सेल से बनी होंगी। कुछ सिंगल सेल से बने जिन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, कुछ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, ठीक है, जो ये एक थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया है धीरे धीरे। जो यूनिसेलुलर, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपनी क्या इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो कर सकता है, तो उसमें आपको ट्रू करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं वो अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करते हैं, मतलब वो किसी से डिपेंड नहीं है। अपने आपको जीने के लिए कोई उन्हें किसी की नीड नहीं है, वो खुद से ही जी सकते हैं। अपने लाइफ के जीवन जीने के लिए अपने खुद से वो अपने इम्पोर्टेंट फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम अपना वायरस का। हम देखते हैं वो आउटसाइड द होस्ट बॉडी नॉन लिविंग होता है, इनसाइड द होस्ट बॉडी लिविंग माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास उसका खुद साइटोप्लाज्म नहीं होता है। ठीक है, उसके पास उसका जेनेटिक मटेरियल होता है और एक प्रोटीन कोड होती है बस, इसलिए वो डिफरेंट रहता है काफी चीजों से। ठीक है, और हमने उसको कंसिडर भी नहीं किया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। ठीक है, ये बात है। अब एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था रॉबर्ट हुक, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, रॉबर्ट हुक, जिन्होंने पहली नॉन लिविंग सेल डिस्कवर करी थी, जो कि प्लांट सेल थी कॉर्क। और कॉर्क क्या है? हमारा डेड टिश्यू है। और कब की थी? 1655 में की थी। और इनको हम फादर भी कहते हैं। ठीक है, इनको हम फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, एक्चुअल में ये जो नाम है सेल का, वो भी रॉबर्ट हुक ने दिया था। हम जो सेल की शेप देखेंगे ना, वो बिल्कुल मिलती जो मॉन्क्स के घर होते हैं ना। मॉन्क्स कौन होते हैं? बुद्धिज्म जो धर्म है, उनके जो पुजारी होते हैं उनको मॉन्क्स बोलते हैं। तो जो उनके घर होते हैं ना, वो सेल की शेप के हुआ करते थे, और उनको हम सेलुला कहते थे। तो वहीं से हमारा नाम आया क्या? सेल। और आते हैं एक और आते हैं साइंटिस्ट एंटोन वॉन ल्यूइवियनहुइक। इन्होंने पहले लिविंग सेल डिस्कवर करी है। ठीक है, ठीक है, इन्होंने पहले लिविंग सेल
फिर धीरे धीरे टेक्निक बढ़ती रही, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आते रहे, माइक्रोस्कोप रिवील्ड हुए, उन्होंने काफी सारे डिटेल स्ट्रक्चर फॉर्म कर दिया सेल का। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस किया है डिस्कवर ना। अब आ गया और इम्पोर्टेंट पार्ट, इन 1838 में जो मैथियस क्लिडन थे, जो जर्मन बॉटनिस्ट थे, उन्होंने काफी लार्ज नंबर में एग्जामाइन किया था प्लांट को, और ऑब्जर्व के जितने भी प्लांट्स हैं हमारे, वो सब के सब अलग अलग सेल से बने हैं और जो कि टिश्यू फॉर्म कर रहे हैं प्लांट के। दैट मीन कंक्लूजन यही निकला कि जितने भी प्लांट है वो डिफरेंट टाइप की सेल से बने हैं, ठीक है। हाँ, और एट सेम टाइम पे हमारे एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था थियोडोर स्क्वावन, जो कि ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। उन्होंने एनिमल के ऊपर स्टडी किया और ये उन्होंने प्रूव किया एनिमल भी अलग अलग सेल और टिश्यू से बने हैं। बट ये यहाँ नहीं रुके, ये आलसी नहीं थे। इन्होंने ये प्रूव किया कि जितनी भी सेल हैं, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो, उनके आउटर में थिन लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये दोनों में प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल में भी एनिमल सेल में भी, ठीक है। साथ ही इन्होंने और स्टडी करी टिश्यू के ऊपर और ये रिवील किया कि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल ये यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट रहता है और किसी में भी एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं, किसी मतलब एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं रहता, सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे स्क्वावन ने एक हाइपोथेसिस दिया, अंदाजा लगाया जितने भी एनिमल एंड प्लांट हैं वो सब सेल से बने हैं या प्रोडक्ट ऑफ सेल से बने हैं, ठीक है। बाद में इन्होंने इसको प्रूव भी कर दिया थ्योरी के तौर पे। क्लिडन एंड स्क्वावन ने इसका नाम सेल थ्योरी दिया था। क्लिडन एंड स्क्वावन ने मिलके हमारा सेल थ्योरी फॉर्म किया, मतलब है, ठीक है। इस थ्योरी में यही था कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बने और प्रोडक्ट से बने। पर अब हमारे नए साइंटिस्ट आते हैं, क्योंकि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि जो नई सेल है फॉर्म कैसे हो रही है, तो रुडोल्फ वर्चाउ ने इस चीज को एक्सप्लेन कर दिया। उन्होंने ये कहा कि नई सेल जो फॉर्म हो रही है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से फॉर्म, मतलब जो सेल पहले एग्जिस्ट किया करती थी उनसे फॉर्म हो रही है, ठीक है। और जो ओमनी सेलुलर ई सेलुलर जो टर्म है वो रुडोल्फ वर्चाउ ने दिया, क्वेश्चन नीट पे आ चुका है। ओमनी सेलुलर ई सेलुलर जो वर्ड है किसने दिया है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हाइपोथेसिस था, ये जो सेल थ्योरी थी, इसको मॉडिफाई किसने किया और फाइनल शेप किसने दिया। तो याद है रुडोल्फ वर्चाउ ने इसको मॉडिफाई किया, फाइनल शेप दे दी, मैंने लिखा है साइड में, आप भी लिख सकते हैं, ठीक है। सेल थ्योरी जो आज मॉडिफाई क्या बनी, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, ऑल द ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ द सेल्स, ऑल द सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब जितने भी सेल है जो पहले की सेल से उनसे बनी है, ठीक है। सेल थ्योरी में लिखिए एम्स्टेडन और टीएस स्क्वावन ने फॉर्मुलेट की थी। किसने किया था, शेप किसने, रुडोल्फ वर्चाउ ने 55 पे दिया था, ठीक है। 1855 पे इन्होंने इसको और मॉडिफाई किया था, ठीक है। बस इसमें आपको आज के इतना ही करते हैं, हम धीरे धीरे करेंगे और बखूबी से आपको पूरा समझ आएगा धीरे धीरे हर चीज। इसको हम कंक्लूजन कर देते हैं कि सेल थ्योरी किसने दी, एम्स्टेडन और टीएस स्क्वावन ने दी थी। मॉडिफाई फाइनल शेप किसने दिया था, रुडोल्फ वर्चाउ ने दिया था। कब दिया था, 1855 में दिया था। ओमनी सेलुलर ई सेलुलर जो टर्म है किसने दिया, रुडोल्फ वर्चाउ ने दिया था। पहली नॉन लिविंग सेल किसने डिस्कवर करी थी, रॉबर्ट हुक ने। पहली लिविंग सेल किसने डिस्कवर करी थी, हमारे एंटोन वान लीवेनविक ने की थी, ठीक है। और रामाचंद्रन जी ने क्या दिया था, जीएन रामाचंद्रन जी ने ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजन दिया था, ठीक है। और लिनस पॉलिंग ने क्या दिया था, हमारा अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट का स्ट्रक्चर दिया था। और रामाचंद्रन जी इनसे इंस्पायर हुए थे। बस आज का सेशन यही खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा और एक बार आप इस छोटे से पोर्शन को एक बार रिवाइज भी कर लीजिएगा। ये आगे का सेशन जो होगा काफी महत्वपूर्ण होगा, इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट है, सेल थ्योरी से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछे गए भी हैं, इस साइंटिस्ट के नाम पूछे गए हैं। ओवरव्यू ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक सेल जानेंगे। आज से यही खत्म करते हैं, खाली एक बेस था, बाकी आगे क्लास काफी होगी। तो थोड़ा सेशन लाइक कर दीजिएगा,
थोड़ा नहीं पूरा ही कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।